Welcome, guys. Semester 2 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि इसी सीक्वेंस में आपको आपकी रीडिंग्स मिलेंगी, तो आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक फॉर यू, आज मैं चैप्टर 1 पूरा खत्म ही कर दूंगा एक ही गो में, ठीक है, विदाउट एनी कट एनीथिंग। एक ही गो में हम पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। सो आपको तैयारी कैसे करनी है? मेरी बुक जो हम देते हैं बच्चों को, उसमें रीडिंग्स भी रहेंगी, उसमें सारे बैक क्वेश्चन सॉल्व भी रहेंगे, और उसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे हर चैप्टर के। आई डोंट रियली आई एम नॉट श्योर कि आपको पता होगा कि आपके मैक्रो एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे, तो आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी तैयार करने होंगे। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आपके लिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, और बस आराम से देखते जाइए वीडियो। थोड़ी ही देर में चैप्टर 1 खत्म भी हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में आपकी रीडिंग्स में टॉपिक गिवन है, उसी सीक्वेंस में अब हम शुरू करते हैं। एज फार एज चैप्टर 1 इज कंसर्न, आपके इस रीडिंग्स में चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। सो जब हम बात करते हैं बच्चों मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज की, तो आइदर यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट और यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ पॉलिसी मेकर। क्यों ये जरूरी है, ये मैं अभी आपको जैसे जैसे समझाता जाऊंगा आपको क्लियर होता जाएगा। सो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में एज पर आर रीडिंग्स, हमारा जो पहला इशू है वो है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कोई भी मैक्रो इकोनॉमिस्ट ये चाहेगा कि जो उसके पास टूल्स हैं, जो उसके पास नॉलेज है, वो यूज हो टूवर्ड्स ग्रोइंग एन इकोनॉमी। एंड एवरी पॉलिसी मेकर ऑन द अदर हैंड वुड आल्सो वांट कि उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा हमें और बेसिक से सिखाएंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। देखिए, हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, लॉन्ग रन अलग, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग। इकोनॉमिक ग्रोथ को नैरो सेंस में हम कह सकते हैं आपका जीडीपी बढ़ जाना, या आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाना। ये सब तरीके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के। कुछ बच्चे कहते हैं सर जीडीपी क्या, हमें तो वो भी नहीं पता। डोंट यू वरी, इसका अगला चैप्टर आएगा नेशनल इनकम, उसमें आपको सिखाऊंगा। और ये वो नेशनल इनकम नहीं है जो आपने 12th में पढ़ के साइड कर लिया मेरा बच्चा, काफी एडवांस है। इनफैक्ट हम उस एरा में पढ़ा चुके हैं जिस एरा में नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 100 मार्क्स का पेपर होता था। तो यू कैन इमेजिन कितना डिटेल में टॉपिक होगा। हम वो संदीप गर्ग टी आर जैन वाले टीचर नहीं है बेटा, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो अपने को कोई प्रोफेसर बोलता फिर रहा है, कोई कह रहा है मेरा नाम मतलब इकोनॉमिक्स। 10 मिनट हमारे साथ बिताएं, चाय पिए, तो हम उन्हें पिलाएंगे तो चाय, लेकिन ठंडा भी कर देंगे साथ में। और ये एरोगेंस नहीं है बच्चे। हमको इतनी घमंड किस बात का होना चाहिए? हमें बोलना चाहिए वी आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई कह रहा है जी मैं प्रोफेसर हूँ, कोई कहता है जी मेरा नाम मतलब इकोनॉमिक्स, जबकि ये संदीप गर्ग और टी आर जैन से ऊपर कभी पढ़े ही नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कितनी किताबें हैं। इनफैक्ट हमें जितनी किताबें पढ़ानी होती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, जितनी किताबें हमने पढ़ाई हैं उतनी देखी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वे आर हम्बल कि सर अभी तो सीख रहे हैं। एनीवेज, सो अगर आपको जीडीपी का आइडिया नहीं है तो बेटा जीडीपी आप नेशनल इनकम में मेरे साथ सीखेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। आप बताइए, यू वांट योर इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी अ शॉर्ट रन थिंग कि एक बारी हो जाए, या यू वांट दिस टू बी अ परसिस्टेंट थिंग? Obviously, sir, I want it to be a persistent thing. Very nice. That's why my major macroeconomic issue would be long run economic growth. Either I'm working as a policymaker, or I am considering myself as a macroeconomist. तो बच्चा कहता है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ कौन कौन सी चीजों से फिर इन्फ्लुएंस होगी? तो मेरे बच्चों, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ 10,000 चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकती है, लेकिन आई एम स्टिकिंग टू योर रीडिंग्स। आपकी रीडिंग्स के अनुसार सिर्फ 3 चीजें हैं जिसके हिसाब से आपकी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमिन होती है, जिसमें से पहला पहला है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके देश का लेबर प्रोडक्टिव है, अगर आपके देश का लेबर प्रोडक्टिव है, तो ऑब्वियसली वो जो है आपको ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा, और आउटपुट ज़्यादा देगा तो आपका जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग इकोनॉमिक ग्रोथ।
सेकंड मेरे बच्चा, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको वैसे बता दूं कि सेविंग जब इन्वेस्टमेंट बन जाती है उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। आप आगे आगे जैसे डिटेल में जाएंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो आपको ये वाले कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, इसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अभी मैं नैरो सेंस में आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरा बच्चा, अगर आप बैंक्स में, मैं नैरो एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ऐसे मत लीजिए कि ऐसा ही हमेशा होगा या यही एक तरीका है, बट इज वन ऑफ द वेज। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, सपोज मैंने बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। बैंक से एक प्रोड्यूसर आया, वहां से उसने बोरो करा, फैक्ट्री वगैरह लगा दी। तो आपको नहीं लगता फैक्ट्री लगाना इज एन इन्वेस्टमेंट? इकोनॉमी में आउटपुट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सो इन दैट सेंस मेरे इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी। सो एज पर योर बुक, ये कहता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ शेल डिपेंड अपॉन ए द लेबर प्रोडक्टिविटी, बी रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो सेज कि ये टेक्निकल नो हाउ पर भी डिपेंड करेगा। टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ बेसिकली कि आप टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हैं। आप अगर दुबई देखें, आप अगर सिंगापुर देखें, जापान देखें, तो कंट्रीज इतनी बड़ी नहीं है, स्पेशली सिंगापुर और दुबई तो कुछ है ही नहीं बेसिकली, बहुत ही छोटी। सिंगापुर तो यूज टू बी अ विलेज सम 35 years बैक। बट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसी तरक्की कर गए। सो अगर किसी भी देश को इकोनॉमिक की, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, लेबर प्रोडक्टिविटी हैज टू बी टॉप नॉच। इसमें आप वो टर्म भी यूज कर सकते हो, जब आप छोटे बच्चे थे, आप 12वीं क्लास में आपको पढ़ाया जाता था इंडियन इको में, कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल नॉलेज। तो बच्चा कहता है ठीक है, ये आपने समझा दिया, इट्स ग्रेट कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपने स्टार्ट में एक बात बोली थी, सिर्फ बात बनाने के लिए बोली थी या उस बात में दम भी है? मैंने बोला बेटा बता कौन सी बात ऐसी? तो आपने कहा था बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 10,000 फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कुछ हजार तो नहीं, एक दो तो और बता दो। बिल्कुल बता देते हैं बेटा, क्यों नहीं बता देते। पहला, नेचुरली कितना बिस्टोर्ड है आपका देश, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी हैं तो चांसेस है कि आपकी तरक्की ज्यादा हो सकती है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू यूज देम। सेकेंड, आपके इर्द गिर्द पड़ोसी कैसे हैं? अगर पड़ोसी शैतान है, आपको पिन करते रहते हैं, इसराइल और उनके आसपास का आपको पता है, इंडिया, अगेन चाइना, पाकिस्तान भी है। सो अगर हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो हमें पिन करेंगे, हमें परेशान करेंगे, तो when would we be able to concentrate on our economic growth? हम तो इन्हीं पेटी चीजों में फिर पड़े रहेंगे। सो जैसे मैंने बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट अभी आप छोटे हैं तो मैं उसमें जा नहीं रहा। एज पर योर रीडिंग्स देयर आर दीज थ्री वंस जो आपके आपके लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेंगे। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको याद भी हाथों हाथी हो जाएगा, बिकॉज हम कुछ यूज थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पे, कोई टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा ना लगे हुए हैं हमारे सामने। सीधा एक ही फ्लो में आपको खत्म करके दे देंगे सारी चीज। फिर मेरी बुक पढ़ लीजिए, गुड टू गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सेकंड है बेटा इशू, वो है बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स, वेल बच्चे कहते हैं बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? वेल बेटा, बिजनेस साइकिल का मतलब है शॉर्ट रन मूवमेंट्स, शॉर्ट रन मूवमेंट्स इन प्राइसेस। सो बच्चा कहता है सर ये क्या, ये कोई इशू हुआ, इसमें क्या लेना देना है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बेटा शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इन प्राइसेस की, कि इसका ना ट्रेंड चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो आपकी इकोनॉमी में फेस रिसेशन। ट्रेंड अगर अपवर्ड है प्राइसेस का तो इट मे बी एन एक्सपेंशन। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है, ओ सर रिसेशन एक्सपेंशन ये क्या वर्ड हुए, आप वो यूज कर लो ना, डिप्रेशन, बूम। मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो, इट्स नॉट अबाउट नोइंग द वर्ड्स, इट्स अबाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कुछ बच्चे कहते हैं डिप्रेशन यूज कर लो, बेटा डिप्रेशन तब होते हैं जब प्रोलॉन्ग रिसेशन आ जाए। सर बूम यूज कर लो, बूम होता है एकदम सडन, एक्सपेंशन है थोड़ा सेटल्ड वे में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप वर्ड्स तो आपको मालूम है लेकिन वर्ड्स यूज कहाँ करने हैं वो भी तो ज्ञान देना हमारी जिम्मेवारी है। सो अगला मेरा जो इशू है वो है बिजनेस साइकिल। एज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, एज अ पॉलिसी मेकर, आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन सीइंग वेदर रिसेशन तो नहीं आ रहा मेरी इकोनॉमी में, या वेदर एक्सपेंशन तो नहीं आ रहा।
तो बच्चा कहता है इसको इससे दिक्कत क्या है। इससे क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये दोनों को अगर आपने सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो दे कैन क्रिएट हैवॉक, स्पेशली रिसेशन। आई मीन दे बोथ आर इविल इन देयर ओन सेंस, मगर रिसेशन इज अ बिगर इविल। कैसे, मैं भी आपको समझाता हूँ। इसी से हमारा आ जाता है थर्ड इशू। थर्ड इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मेरे बच्चों, अगर रिसेशन प्रोलॉन्ग हो गई, डिप्रेशन आ गई, तो इकॉनमी मंदी पड़ जाएगी, और मंदी पड़ जाएगी तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लोगों के काम धंधे हर्ट हो जाएंगे, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। इन शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम बच्चे से पूछते हैं, एक तो जो नया नया बच्चा होता है ना, मतलब अभी जब पहली पहली बारी मैक्रो शुरू करेगा और 12वीं से पढ़ के सीधा आया होता है, तो एक कहावत है, नया मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है। तो वही वाला हिसाब है। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। आप 100 में से 100 नंबर निकाल के लाए हो, आपको ये भी नहीं पता कि एस को 45 डिग्री लाइन क्यों कहते हैं। अरे मुझे पता है उसको गाइडलाइन कहते हैं। अरे भाई, तू ज्यादा से ज्यादा मुझे ये बता देगा इक्वी डिस्टेंस है एक्स और वाई एक्सिस का। और तुझे पता है क्यों नहीं पता? क्योंकि तूने जिस टीचर से पढ़ा वो संदीप गर्ग के हिसाब से टीचर है। तो डिटेल में चीज सीख, तुझे बताऊंगा एक्चुअली में कैसे सीखा जाता है, कैसे मजा लिया जाता है। और ये कोई घमंड की बात नहीं बच्चे, घमंड घमंड का मेरा कोई दूर वो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज मुझे जरूर अखरती है कि लोगों को कितना फेक कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है लोगों में। मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे भाई, कंसेप्ट आपको क्लियर है नहीं, आप दूसरे को बिगाड़ खराब करे जा रहे हो। दैट्स हाउ इट इज। एनीवेज, आइए जी टॉपिक पर वापस चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब बच्चे से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 36 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बताना शुरू कर देते हैं लोग। फ्रिक्शनल, डिसगाइज, स्ट्रक्चरल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड व्हाट नॉट। हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और वो क्या सिचुएशन है? व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क। व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट। यहाँ पर देखो, आपके रीडिंग्स पढ़ोगे या मेरे नोट्स पढ़ोगे तो आपको कुछ टर्म्स वो बताएगा, तो मैं चाह रहा हूँ वो मैं बता दूं आपको ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो वो टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। स्मॉल यू से हम दिखाते हैं, ये होता है यू बाय एल, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स। एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट मी इज अ मेजर इशू, बिग इशू। रीजन, वी रियली डोंट वांट कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है विच इज मैन पावर, विच इज ह्यूमन, वो इट गेट्स वेस्टेड। When you have the capacity, when you have the people who can work for you, can produce goods and services for you, still you are not utilizing them. Oh, it's nothing less than a crime. That's why unemployment has to be an issue as well. बोलिए जी, क्लियर यहाँ तक? I hope. Fourth, fourth is inflation. Inflation. So सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या है और ये इशू क्यों है, बताता हूँ जी। इन्फ्लेशन का मतलब है कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइसेस। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत पता है क्या है? अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है चलेगा, गुड। लेकिन दिक्कत क्या है मैं बताऊं उससे पहले एक चीज और बता दूं। इन्फ्लेशन को पाई से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। सो माइक्रो जब तू पढ़ता था ना, तो माइक्रो में पाई वाज फॉर प्रॉफिट, टी आर माइनस टी सी, वो सब तू करता था जब छोटा बच्चा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पाई इज यूज फॉर इन्फ्लेशन। तो मैं उस पर वापस आता हूँ कि भाई वाई इट इज एन इशू, वाई यार ऐसी क्या दिक्कत आ गई, आप ऐसे इशू क्यों बोल रहे हो उसको? ये इशू हो जाता है जब ये कन्वर्ट हो जाए हाइपर इन्फ्लेशन में। बच्चा कहता है हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? देख, मैं एक्चुअल डेटा के साथ तुझे बताता हूं। हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब 1 मंथ में 50% और मोर इन्फ्लेशन आ जाए। मतलब हर दिन 1%, 1.5% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है भाई। अगर मुझे पता है कि एक दिन अगर मैं रुका अपने पैसे लेके और एक दिन बाद सामान लेने गया, 2% महंगी मिलेगी, 2 दिन रुका 4% महंगी मिलेगी, 3 दिन रुका 6% महंगी मिलेगी, आप बताओ, डोंट यू थिंक जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मेरे काम से, मैं फटाफट से भागूंगा कि सामान ले लेता हूं, क्योंकि मैंने वेट किया सामान लेने का तो महंगा हो जाएगा। ऐसे ही सब लोग सोचेंगे। तो वो तो दुकानदार के तो ऊपर ही चढ़े पड़े होंगे लोग कि भाई सामान दे, हम वेट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। इससे लूप में फंस जाएगी इकॉनमी। क्योंकि वो, अब एक अनार 100 बीमार में, दुकानदार उतने सारे आ गए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मेरे पास सामान उतना है नहीं, दाम बढ़ने वैसे ही शुरू हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा गंदा लूप क्रिएट हो जाएगा जिससे वापस लाना मुश्किल है।
रिसेंट हिस्ट्री में वेनेजुएला कैन बी कंसिडर्ड एज वन एग्जांपल। पूरी इकोनॉमी ही खत्म हो गई, पूरा पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, पूरी करेंसी भी उनको रिस्ट्रक्चर करनी पड़ गई, जस्ट बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन इज अ बैड थिंग, ट्रस्ट मी। हाइपर इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। जर्मनी वगैरह के इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हम कुछ 20-22 साल पहले जब ये पढ़ाते थे ये वाला टॉपिक, तो तब इंटरनेट इतना होता नहीं था, तो बच्चों को हमें सारा बताना पड़ता था, लेकिन अभी तो ऑब्वियसली इंटरनेट का ज़माना है, तो आप वहाँ से भी एग्जाम्पल्स हाइपर इन्फ्लेशन के काफ़ी सारे देख सकते हैं। अगला जो हमारा इशू है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो है इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमी, सो पहला हो गया लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर हो गया बिजनेस साइकिल, फिर हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, फिर हो गया इन्फ्लेशन, अब है इंटरनेशनल इकोनॉमी। सो इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्यों कह रहा हूँ कि सबसे सबसे मेजर इशू रहने वाला है, या होता है, या होना चाहिए, बताते हैं। वेल गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमी, आप सबसे पहले बताओ दो टाइप की इकोनॉमीज होती है, क्लोज्ड वर्सेस ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जिसका किसी देश के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ट्रेड, ना कोई रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, नथिंग। ओपन इकोनॉमी जिसका ट्रेड वगैरह है। आप ये सोच के बताओ, आई एम नॉट पुटिंग माय वर्ड्स इन योर माउथ, आप बताओ सोच के, आजकल की सिनेरियो में ज्यादातर कंट्रीज क्लोज्ड है कि ओपन है, ये बताइए, क्लोज्ड है कि ओपन है आजकल के सिनेरियो में ज्यादा, आपको क्या लगता है? सर ओपन, बिल्कुल सही बात। अब मेरा बच्चा, व्हाई इंटरनेशनल इकोनॉमी इज अ बिग इशू, बताता हूं, तीन रीजन है। पहला, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल, अरे बिजनेस साइकिल, अरे सर बिजनेस साइकिल तो आपने पहले ही बता दिया। हाँ हाँ, रुक जाओ। बिजनेस साइकिल का यहाँ पर मतलब है कि वो ट्रांसमिट ना हो जाए दूसरे देश से इस देश में, हमारे देश में टू बी प्रिसाइज। सर कुछ समझ नहीं आया सर, कुछ थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल बताते हैं जी। देखिए, एक कहावत है, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। सर ये क्या बात हुई, क्या कहना चाह रहे हो, बता तो मेरे भाई। सपोज यूएसए से को हम बहुत माल बेचते हैं, हमारा बहुत एक्सपोर्ट जाता है यूएसए में, ग्रेट। अब हुआ क्या, यूएसए में सपोज रिसेशन आ गई, मंदी आ गई वहां पर। आप बताइए, अगर वहां पर मंदी आ गई तो वो आपसे अब ज्यादा माल उठाएंगे या कम? सर कम। तो फिर हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। तो हमें ये नजर रखनी पड़ती है इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, कि यार किसी और दूसरे देश की बिजनेस साइकिल हमारे यहाँ ना ट्रांसमिट हो जाए, पता लगा हम फंस गए। तो पहला रीजन व्हाई इंटरनेशनल इकोनॉमी इज सो इम्पोर्टेंट। सेकेंड, सेकेंड है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, आपने अभी अभी मुझे बताया कि रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पैसा ही पैसे को बनाता है। सो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, गुड। वट इफ आपके देश के पास पैसा ही नहीं है? अगर आपके देश के पास पैसा नहीं है और यू नो कि पैसे बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो डोंट यू थिंक आप तो फिर कभी पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं। सो ऐसे में, if you know how to use money, if you are borrowing for investment purposes, not consumption purposes, then you can borrow money from other countries, use that money for saving and investment in your own country, have good growth, pay them back along with interest, and अपनी भी तरक्की करिए। सो इंटरनेशनल या ओपन इकोनॉमी इसलिए भी बड़ा अच्छा हो जाता है कि हम, हमें ये आइडिया है, या हमारे पास एक ऑप्शन है दैट वी कैन बोरो मनी फ्रॉम समवेयर एल्स एज वेल। तीसरा, तीसरा हम ये देखते हैं हमारा ट्रेड बैलेंस क्या है। ट्रेड बैलेंस तीन प्रकार के होते हैं, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ट्रेड। सो ट्रेड सरप्लस कौन सी सिचुएशन है, जब हमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, ट्रेड डेफिसिट जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, बैलेंस ट्रेड जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर हो। अब यहां पर आपको बहुत ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे, ट्रेड सरप्लस इज वेरी गुड, ट्रेड डेफिसिट इज वेरी बैड, बैलेंस ट्रेड आइडियल सिचुएशन। कट द क्रैप सर, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता यहाँ पर, इट इज ऑलवेज विद अ क्वेश्चन मार्क। इट डिपेंड्स, trade deficit can be a dream situation, trade deficit can be a very good situation provided सिनेरियो वैसे हो। सर क्या मतलब, कोई एग्जांपल दो ना सर। सपोज मैं टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को ट्रेड डेफिसिट रहेगा, लेकिन बाद में तो मुझे फायदा होगा ना उसका। तो ये कहना कि ये गलत है, वो ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन थिंग्स, इट डिपेंड्स अपॉन सिनेरियोज। सो अगर मुझे इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करनी है, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज एन इशू,
There are three reasons for it. I want to see business cycle transmission from other countries to my country, borrowings, and I want to also see the trade balances. इसके बारे में अगर डिटेल में सीखना है तो सेम 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको ओपन मॉडल मिलेगा एज लास्ट यूनिट. सो इट्स अ लॉन्ग वेट. आइए आगे बढ़ते हैं. एफ, मैक्रो पॉलिसीज. मैक्रो पॉलिसीज, अब इसको देख के ना जो 12th का बच्चा होता है जिसके पास 12th में इको थी, वो तो भाई साहब उछलने लग जाता है. अरे अरे रटा हुआ है सर, रटा हुआ है सर. मेरे 12th के टीचर इतना बेस्ट था सर, ऐसा रटा दी सर, मजा ही आ गया सर. नहीं विश्वास हो रहा? इंडिया के किसी भी कोने से आप हो, देखिए जैसे मैं नाम लिखूंगा ना, तो आपके आपके दिल में बड़ी खुशी आएगी, अरे ये तो मुझको मालूम था. मैक्रो पॉलिसीज दो प्रकार की बताई गई हैं, और मैं जान के ये बोल रहा हूँ दो बार की बताई गई हैं. मेन दो प्रकार की होती है, और भी बहुत मैक्रो पॉलिसीज होती है, मैं भी वो बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपके रीडिंग के हिसाब से चल रहा हूँ. तो मेनली जो दो टाइप की मैक्रो पॉलिसीज हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी होती है सर गवर्नमेंट की पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी. सर मेरे को मालूम है सर, सारा मालूम है. अच्छा क्या मालूम है? अरे सर ये फिस्कल पॉलिसी जो होती है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये दो टाइप की होती है सर. एक होती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक होती है टैक्सेशन पॉलिसी. सर जिसको ना रेवेन्यू पॉलिसी भी कहते हैं. तभी आप में से एक और ज्ञानी निपटेगा आएगा. मैं दिल्ली टॉपर था सर, मैं ऑल इंडिया का टॉपर था सर. सर मैं बताता हूँ आपको क्या है. अरे ये सब बच्चों को कुछ भी नहीं पता, टॉपर मैं हूँ, मुझसे पूछो. बताओ भाई, आप बताओ. इसके साथ एक और होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट पॉलिसी. अरे भाई अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो जो पब्लिक डेट या डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो क्यों एक्सपेंडिचर पॉलिसी का ही पार्ट मानी जाती है. उसके लिए यू वेट, अभी बहुत छोटे हैं आप लोग. तो ये दो हो गई एक्सपेंडिचर एंड टैक्स. ठीक है. अब आपने वो जो रट रखा होगा 12th में, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में मैं ऐसे मेजर कर दूंगा वैसे मेजर कर दूंगा. हाँ ये वही है, लेकिन आपका दिल तोड़ूंगा मैं बिग टाइम. दिल अपना तोड़ने के लिए तैयार रही है, क्योंकि आपको जो बेवकूफ बनाया जाता है ना पढ़ाई के नाम पे, वो नहीं चलेगा सर. और आजकल के इंटरनेट के जमाने में बेवकूफ बन रहे हो आप, भाई हद ही होगी. मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, और ये होती है रिलेटेड टू मनी सप्लाई. अब इसके अंदर तुम्हारा क्या ज्ञान आएगा अगर 12th में इको थी तो? क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर एंड ऑल. रुक जा, थम जा. ये बता सेंट्रल बैंक क्या है? हाँ सेंट्रल बैंक सर. सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन. मॉनेटरी पॉलिसी बनाना इनका मेन काम है. कुछ और? अरे करेंसी इशू. बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक. क्लियरिंग हाउस फंक्शन देता है सर, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. काफी काफी यार, नॉलेज बहुत बढ़िया यार तेरी. अच्छा ये बता सेंट्रल बैंक कौन है हमारे देश में? अरे सर आरबीआई. तो सारा आता है ना तेरे को? हाँ. कितने सेंट्रल बैंक होते हैं? अरे सर एक सेंट्रल बैंक होता है सर. आजा बेटा, तू सावन में अंधा हुआ है, दुनिया हरी थोड़ी ना है. तेरे देश में आरबीआई एक है, इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है, इसके मतलब थोड़ा ना दुनिया में हर जगह एक सेंट्रल बैंक होता है. तेरे को ये पढ़ाया गया 12वीं में? हर किसी का एक सेंट्रल बैंक होता है. अरे तू सावन में अंधा हुआ है, दुनिया हरी थोड़ी ना है भाई. ये जो तू रीडिंग पढ़ेगा इसमें बार बार टर्म यूज होगी, फेड फेड फेड. फेड स्टैंड्स फॉर फेडरल रिजर्व. फेडरल रिजर्व है यूएसए का सेंट्रल बैंक. 12 सेंट्रल बैंक है दोस्त वहां पे, जाके चेक कर ले. इंडिया टॉप करा है तूने, मैं क्या करूं फिर? इंडिया टॉप. भाई तू छोड़, अभी ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी तेरे को. तेरे को खुद शर्म आने लग जाएगी कि भाई मैं क्या पढ़ के आया था, ये कैसे मेरे को बेवकूफ बना के चल चल दिया है. और मैं इतनी इज्जत कर रहा था भाई कि यार मजा ही आ गया, इनके साथ तो लाइफ चेंज हो गई, इनकी वजह से मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया. तो जरा ना अपनी क्या बोलते हैं, वो जो एकदम ऑस्ट्रक हो जाते हो लोगों से, वो थोड़ा थम जाओ. इतना भी कुछ नहीं होता जितना आप लोगों ने बना रखा है. आइए आगे बढ़ते हैं. लास्ट है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे टोटालिटी पर. अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं सपोज फॉर एग्जांपल, तो मैं ये नहीं बात कर रहा अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर या अनएम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो मैं नहीं बोलूंगा सेब कितने महंगे हो गए, केले कितने महंगे हो गए. नो, जनरल प्राइस लेवल कितना बड़ा है. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट मैक्रो एग्रीगेशन की बात है. सो अगर मेरे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, तो टोटल 7 हैं जी, 7. ठीक है. लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल,
अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमी, मैक्रो पॉलिसीज एंड एग्रीगेशन। ठीक है जी। तो हमें कोई यहाँ पे याद वाद रखने की जरूरत नहीं है आपके लिए कि वो सामने कुछ लिख दें और ऐसा कुछ कर लें। आप कभी ऑफलाइन आइए क्लास, आपको बताएंगे कि कैसे मतलब क्या बोले आपको, कि हमें नहीं जरूरत है इन चीज़ों की कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हम कुछ गिमिक्स करें। सीधा पढ़िए, दुनिया का कोई सवाल लाना है लाइए, इट्स नॉट आर एरोगेंस, टीचर है सर, चीटर थोड़ी ना है। तो आप जो सवाल पूछना है पूछिए, जहाँ मर्जी से पूछिए, और बिना इंटरनेट देख के आपको जवाब देंगे। नहीं आता होगा तो बता देंगे कि भाई इसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए रिसर्च के लिए। गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, वो काम नहीं करना हमको। तो ये था आपका पहला टॉपिक विच इज मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। अब आपकी रीडिंग के अनुसार आपके इस चैप्टर का सेकंड पार्ट क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड पार्ट है बच्चों, व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू। व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है। और सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिस्ट, एक्चुअली में, फेक नहीं। कुछ लोग तो अपने को प्रोफेसर हूं जी मैं और मैक्रो इकोनॉमिस्ट, क्या बोले। ठीक है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल रियल पीपल, नॉट फेक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं आपकी करंट रीडिंग हैज अ सीरियस सीरियस लूप होल। आपकी करंट रीडिंग सिर्फ दो फंक्शन बता रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर आपके कॉलेज में बुजुर्ग लेक्चर आ रहा है वो चार कराएंगे आपको, चार ही होते हैं, चार ही करने हैं। पर आपकी करंट रीडिंग्स इफ आई हैव इट, मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं सारे शो कर देता हूँ एक बार रीडिंग। ये आपके इश्यूज मैंने बताया, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमी, मैक्रो पॉलिसीज, एग्रीगेशन। ये जो अगला टॉपिक है ना, मैं ऐसे ओपन कर देता हूँ बुक। आपकी रीडिंग सिर्फ दो फंक्शन बता रही है, फोरकास्टिंग एंड डेटा डेवलपमेंट। नो आई एम अफ्रेड, गलत। नो, चार हैं टोटल, चारों पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और मेरे जब नोट्स आप पढ़ोगे, मेरी बुक है ये वाली, तो अगर मेरी बुक पढ़ोगे तो मेरी बुक में तो सारा ही दिया हुआ है जी, सारे के सारा। और इसमें बैक क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व किए हुए मैंने, और एमसीक्यू दिए हुए हर चैप्टर के 50-60, हर चैप्टर के। तो यू विल हैव एम्पल प्रैक्टिस, और पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं। तो यू नेम इट एंड सभी कुछ है इसमें आपके लिए। आइए, व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू। तो सबसे पहला काम जो ये करते हैं वो करते हैं फोरकास्टिंग। व्हाट दे डू इज दे डू फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग इज लाइक, वो सर वो जैसे बाबा वगैरह करते, ज्योतिष वगैरह, हाँ यू कैन से दैट, बट दे आर अटरली बैड एट इट, वेरी बैड। कभी सही जाती ही नहीं इनकी भविष्यवाणी है भाई। क्यों? बिकॉज देर आर सो मेनी अननोन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड विच आर बियॉन्ड देयर रीजन। सर कैसे? अरे बीच में वो कोविड 19 आया, तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ने सोचा होगा कि ऐसे पैन आउट करेगी चीजें, या जो हमने सोचा वो ऐसे प्लान होगा, कुछ भी नहीं, वो उनके हाथ में नहीं थी चीज, सारी इकोनॉमी बैठ गई। अच्छा, एक काम और करते हैं, मैं आपको फिर रियलिटी में प्रूफ करके दे देता हूँ। अमर्त्य सेन नाम सुना होगा। अब आप कहोगे उससे बड़ा तो प्रेजेंट टाइम में कोई इकोनॉमिस्ट ही नहीं है सच, नोबेल प्राइज विनर। आप उसकी लास्ट 5 से 6 प्रेडिक्शन देख लो, सारी गलत। और गलत भी कोई मार्जिन से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म। और इतने भी उसमें वो नहीं है कि आके माफी मांग ले स्क्रीन पर। तो कई बार आप बायस भी होते हो, एंटी गवर्नमेंट एंड ऑल। तो बायस्ड हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते, जब आपने चश्मा ही काला चढ़ा रखा है तो आपको तो फिर धूप भी काली दिखेगी। दूसरा, आई मीन इनको लगता है ज्ञान बहुत ज्यादा है इन्हें। मैं सही में बता रहा हूँ, इनको लगता है इनको ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीजें जो इनकी ज्ञान से बहुत परे हैं, वो हो नहीं सकती, जो ये चाहे वैसा होता ही नहीं है। तो पर्सनल बायसनेस हो जाती है कभी कभी, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इनके हाथ में नहीं है, और थोड़ा ओवर एस्टिमेशन तो इनको है अपनी कैपेसिटी के ऊपर, विच आई एम अफ्रेड इज नॉट अ गुड आइडिया। सो दे आर वेरी बैड एट इट, और हमने अपने नोट्स में अच्छे से लिखा है व्हाई इट इज बैड। अगला काम जो ये करते हैं वो करते हैं एनालिसिस। व्हाट दे डू इज एनालिसिस। तो डेटा वगैरह को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या ट्रेंड्स हैं। जैसे आप सेम 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे, वो पूरी एनालिसिस के ऊपर है। इनफैक्ट जो वैल्यूज भी ली गई हैं वहां पर टू प्रूव देयर पॉइंट्स, वो एनालिसिस के बेसिस पर लिए गए हैं। सो इन शॉर्ट, एनालिसिस का मतलब है मेरा बच्चा, यू कैन से कि इंटरप्रेट करना चीज़ों को, समझना कि क्या ट्रेंड्स हैं और उसके हिसाब से सोचना कि व्हाट्स गोइंग ऑन। थर्ड इज रिसर्च। दे डू व्हाट दे डू रिसर्च, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन।
And what is laughable is your current reading does not include this. Your current reading includes only the first one and the fourth one जो भी हम करेंगे. तो अगर आपके कॉलेज में कोई भी बुजुर्ग लेक्चर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लेक्चर आ रहे हैं, हु नोज क्या है टीचिंग, हु नोज क्या है कंसेप्ट, वो स्ट्रेट अवे आपको चार ही कराएंगे, जिस भी कॉलेज में आप हो. ठीक है जी. एनीवेज, तो बात करते हैं रिसर्च की. रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों माना जाता है? बिकॉज बेटा उस रिसर्च के बेसिस पर वो ना काफी हद तक कंक्लूड कर देते हैं कंसेप्ट को. आप बताइए, आप बचपन से लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, एंड सो फॉर एंड सो ऑन. डोंट यू पीपल थिंक इसके ऊपर एनालिसिस किया गया होगा, बार बार ऑब्जर्व किया गया होगा कि यार ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. फिर उन्होंने रिसर्च करी होगी कि यार क्या फैक्टर है प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है. तो फिर उसको और डिटेल में लेकर गए, रिसर्च करी, यार क्यों रहा है ये, एनालाइज करा, हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. फिर रिसर्च करा, ऐसा क्यों हो रहा है. फिर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको पता ही है फील्ड, कि क्यों प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, वो रिसर्च के ऊपर आया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेटा डेवलपमेंट. डेटा डेवलपमेंट. So what they do is they provide you datas, और on the basis of those datas आप conclude कर सकते हैं certain things. आप conclude कर सकते हैं कि past में क्या हुआ और future में क्या क्या उसके basis पर हो सकता है. और data development में तो आपने Indian eco में भी देखा होगा, you have so much of data. मैक्रो में भी काफ़ी डेटा का इस्तेमाल होता है. सो अब तक हमने देखा मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू 7, फिर हमने पढ़ा व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू. टोटल 4 टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में, पर मैं अभी सोचा तो था 4 कराऊंगा, लेकिन 3 करा रहा हूं आपको. चौथा दूसरी वीडियो में करा दूंगा, जिसमें बैक क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे. बस मन नहीं कर रहा मेरा. ठीक है जी. तो 3 कराते हैं आपको, थर्ड मैं और करा रहा हूँ. और फिर आई होप आप अच्छे से इसको देख लें, मेरे नोट्स पढ़ लें, डाउट्स मार्क कर लें. अगली क्लास में ऑफलाइन में या ऑनलाइन जैसे भी आप क्लास ले रहे हो लाइव, अपना डाउट्स क्लियर कर लें. ठीक है. सो मेरा वो होता है कि मैं पढ़ाऊँ तो मन से पढ़ाऊँ ना, मजा आए. मैं जबरदस्ती खींचूँ वो मन मतलब नॉट माय कप ऑफ टी. तो मेरा मन कर रहा है बस मैं थर्ड और कराता हूँ, चौथा आराम से कराऊंगा, क्योंकि वो है क्लासिकल और केनेजियन. मैं चाहता हूँ उसमें रस लेके पढ़ाऊँ, आपको खूब मजा लेके पढ़ाएं. ठीक है. वैसे भी आपका थोड़ा सा थक जाओगे, इतना लंबा वीडियो कर जाएगा. तो थर्ड टॉपिक है बेटा, वाई वाई मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिसअग्री. वाई मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिसअग्री, कि एक इकोनॉमिस्ट कह रहा है नहीं ये होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं भाई तू तो बेकार है, तुझे कुछ नहीं पता, ऐसा होना चाहिए. तो वाई डू दे डिसअग्री. इसको समझने के लिए दो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है मेरे बच्चों? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइजेस व्हाट इज without making any value judgment. Normative analysis says what ought to be या what should be. तो बच्चा कहता है कुछ एग्जांपल्स दे दो. यस, आई वुड लव टू. आइए एग्जांपल देते हैं, फिर आप ही बताना आपके हिसाब से इज इट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और द नॉर्मेटिव जहां पर डिसएग्रीमेंट होगा. पहला, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम डिमांड ज्यादा. यस और नो? यस सर. प्रूवन है? यस सर. तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. It analyzes what is without making any value judgment. It is verifiable from the facts. It tells you the cause and the effect. सर यही नॉर्मेटिव का बन जाएगा, बताता हूं. एक इकोनॉमिस्ट ने बोला मुझे पता है प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगा, बट व्हाई आई शुड रिड्यूस माय प्राइस. मैंने बोला भाई ऊपर वाले के बंदे, भाई तूने तो बोला प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. हाँ मैंने बोला. तो फिर तेरा सवाल क्या है? मैं प्राइस क्यों कम करूं? अरे अजीब आदमी. अरे अरे डिमांड बढ़ जाएगी ना भाई. वो कह रहे हैं नहीं, ये भी तो हो सकता है मैं प्राइस कम करूं, सामने वाले सोचे मेरी क्वालिटी खराब है, ग्राहक सोचे इसकी क्वालिटी बैड है, इसका माल नहीं बिकता, इसलिए ये प्राइस कम कर रहा है. मतलब वो उस पे क्वेश्चन करेगा कि क्यों करूं मैं, मुझे पता है ये करके ये होगा, लेकिन फिर भी मैं क्यों करूं, इसका ये भी तो हो सकता है. दैट्स नॉर्मेटिव एनालिसिस. सर एक एग्जांपल और दो सर. देते हैं. सपोज आपने इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाई, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. इन्वेस्टमेंट एडी का पार्ट होता है, एडी बढ़ गई. एडी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया. तो एक पॉलिसी मेकर बैठा था, उसकी इकोनॉमी में रिसेशन था, तो वो उसने मैक्रो इकोनॉमिस्ट को बुलाया सबको, कह रहे भाई इलाज दो. सब आए, कह रहे भाई साहब आप एक काम करो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, आरओआई कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट.
इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, एडी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। भाई उसने तो लड्डू मंगवा लिए, बांटो लड्डू भाई साहब, ये तो बीमारी का इलाज मिल गया। तभी कुछ मैक्रो इकोनॉमिस्ट आए, कह रहे रुक जाओ भाई, हो सकता है ये आरओआई जब कम हो तो कंजम्पशन पर्पस के लिए डिमांड बढ़ जाए, लोग गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने लग जाए। मैंने कहा यार बात तो सही है। दूसरा एक आया, कहता है व्हाट इफ प्रोड्यूसर तब भी माल ना उठाए, पैसा ना उठाए। मैंने कहा क्यों? भाई उसका माल ऑलरेडी बिक ही नहीं रहा, तो वो सस्ता ब्याज पे भी क्यों लेगा जब उसको पता है कि माल मेरा बिक ही नहीं रहा। दैट्स नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब है यू मेक वैल्यू जजमेंट्स, यू गिव योर पॉइंट्स कि भैया ठीक है ये करने पे ये होगा, बट मैं क्यों करूं? अगर ये करता हूं तो इधर इट कैन गो इधर वेज ना, दूसरे तरीके से भी तो जा सकता है। तो बताइए, इज इट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिस पर डिसएग्रीमेंट होगा? 100% ऑफ यू वुड से नॉर्मेटिव। आंसर इज रॉन्ग, गलत। आपका आंसर ये है यस मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मेटिव, बट इट मे हैपन कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के केस में भी इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाए। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है जब मैं तेरे को क्लासिकल और केनेजियन इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा ना, तो क्लासिकल के अपने पॉइंट्स हैं, केनेजियन के अपने पॉइंट्स हैं। तो आपको ना कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलेंगे जो केनेजियन को बिल्कुल ही गलत ही है जी, हम तो उसको मानते ही नहीं। कुछ केनेडियन वाले कहेंगे क्लासिकल, अरे भाई हम तो उसको मानते ही नहीं, तो वो पॉजिटिव पर भी डिसएग्रीमेंट कर जाएंगे। So yes, answer is most of the time it is the normative economics which will create disagreements, but it could be positive as well, positive economics as well, which can also create some disagreements. So total 4 topics हैं बेटा इस पूरे चैप्टर में। Major macroeconomic issues, what macroeconomists do and why they disagree, and classical versus Keynesian। तो क्लासिकल और केनेजियन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, साथ में बैक क्वेश्चंस भी खत्म कर दूंगा आपके, जितने भी हैं सारे के सारे एक साथ, वो रिव्यू वाले एनालिटिकल जो भी है सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। और उसके बाद चैप्टर 1 बिल्कुल बढ़िया से तैयार। इन केस यू वांट टू टेक माय क्लासेस, तो बेटा ये नंबर है, डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। और कुछ होना हो, इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? इधर उधर की ज्ञान अपनी तारीफें वो तो हमसे नहीं हो पाएंगी, इकोनॉमिक्स के जरूर कसीदे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छी पढ़ाएंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। और ये घमंड नहीं है बेटा, आप कोई भी सवाल लेकर आइए, और जो भी अगर आपको लगता है बहुत ज्ञानी है तो उनसे भी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, और अगर आपको लेना है तो ले आइए, ज्ञानी से बात करानी है तो ज्ञानी से भी बात कराइए, हमारे तो ज्ञान वर्धन ही होगा, क्या दिक्कत है? सो choose your mentor wisely. I hope this video helps.